आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51। दोस्तों जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें से आर्टिकल 51 का आज डिस्कशन होगा और ये है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में एक है जो भारत की विदेश नीति को भी तय करता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज भी आर्टिकल 51 से कहीं ना कहीं गवर्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य, यानी पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल। यहां पर बात आर्टिकल 51 ये नहीं कह रहा कि भारत अपनी शांति और सुरक्षा की बात करेगा, वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत शांति और सुरक्षा की बात करेगा, शांति और सुरक्षा को की अभिवृद्धि की बात करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करेगा भारत। उसके लिए 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। उन 4 स्टेप्स को लागू किया जाएगा या उन 4 स्टेप्स के माध्यम से लागू किया जाएगा। कैसे? पहला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, जो हेडिंग है वही एक फर्स्ट तरीका है कि भारत का लक्ष्य है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित हो। इसके लिए भारत की जो हैसियत है वो उस हैसियत का जो राजनीतिक या आर्थिक इसकी जो ताकत है उसका उपयोग करेगा। नंबर 2, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। यह भारत की विदेश नीति का आधार होता है। उनमें से जो विदेश नीति है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उनमें से एक ये आधार ये भी है क्या कि भारत कभी भी 2 राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होंगे उनका आधार होगा न्याय संगत हो, न्याय पर आधारित संबंध हो और सम्मानपूर्वक हो। हम कभी भी किसी अपने पड़ोसी के साथ या विश्व के किसी भी देश के साथ इस आधार पर संबंध नहीं बनाते हैं कि उसकी क्या आर्थिक हैसियत है या उससे हमें कितने बेनिफिट होंगे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आधार बनता ही है, लेकिन भारत की विदेश नीति का ये प्रमुख आधार नहीं है। हम इसके पहले क्या देखते हैं कि उस राष्ट्र के साथ हमारे न्याय संगत संबंध हो, हम जस्टिस करते हैं उन रिलेशंस के साथ में और सम्मान पूर्वक हो, हम उन्हें सम्मान दें और उनसे सम्मान प्राप्त करें। ये हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। दूसरा प्रमुख आधार, पहला आधार क्या है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना। इंडिया की पीस और सिक्योरिटी नहीं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। और दूसरा क्या है कि जो एक से अधिक राष्ट्रों के जो रिलेशन बने वो न्याय संगत हो और सम्मानपूर्वक हो। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो सम्मान की भावना है वो जरूरत से ज़्यादा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 51 में उसे कोड भी किया गया है। और हम देखते हैं कि तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। दोस्तों भारत न केवल इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है अपने आर्टिकल 51 में, बल्कि भारत राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखता है। हम चाहे पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारी विदेश नीति का आधार न्याय संगत और सम्मानपूर्ण है। कभी कभी धूर्त पड़ोसियों के साथ हम, चीन और पाकिस्तान हो, गलत तरीके से भी ट्रीट कर जाते हैं। गलत तरीके का सेंस है कि न्याय संगत और सम्मानपूर्ण आधार पर जब हम विदेश नीति रखते हैं तो वो जो धूर्त राष्ट्र हैं उस बात को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी विदेश नीति का आधार है कि हम न्याय का पक्ष लेंगे, हम सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखेंगे। उसके साथ साथ हम तीसरी बात क्या करें कि जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, लॉ में एक सब्जेक्ट ही है इंटरनेशनल लॉ। जो लोग एलएलबी के छात्र हैं वो जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है और जो ट्रीटीज हैं, संधि हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लॉ और जो संधि के साथ जो बाध्यताएं हैं, याद रखो दोस्तों इंटरनेशनल लॉ की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि उसको जबरदस्ती लागू कराने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फोर्सफुली हम उसे लागू नहीं करा पाते हैं। जैसे कि कुलभूषण जाधव को यूएन से जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उससे सजाए मौत में रोक के लिए आदेश दिया यूएन ने, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अब पाकिस्तान क्योंकि बहुत वीक है और वो मान रहा है, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान ना माने इंटरनेशनल लॉ को तो उसके लिए कोई पनिश की कोई व्यवस्था नहीं है। लॉ का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है कि वो पनिशबल ऑफेंस होता है और उसे पनिश किया जा सके। अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो दंड की व्यवस्था हो।
इंटरनेशनल लॉ की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसमें दंड की व्यवस्था न्यूनतम है या यूं कहें नहीं है। तो फिर भी भारत क्या कर रहा है? भारत जानता है कि इंटरनेशनल लॉ की क्या प्रॉब्लम है कि उसे लागू नहीं कराया जा सकता जबरदस्ती। लेकिन अगर किसी देश की विदेश नीति का आधार ही यही हो कि हम इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो देश कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयासरत है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको माने। तो इंटरनेशनल जो लॉ है हम उसको मान रहे हैं, और जो हम ट्रीटी करते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से संधि करता है, जो दूसरा राष्ट्र होता है उन संधियों को अवॉइड करता है, नहीं मानता है, जैसे पाकिस्तान है, चीन है। ये दो उदाहरण हमारे पड़ोसी पूरे विश्व को परेशान किए हुए। तो भारत क्या कहता है कि भारत की विदेश नीति क्या है कि जो हमारी ट्रीटी की बाउंडेशंस है, अगर मान लीजिए एक सरकार ने ट्रीटी की, इसका एक उदाहरण समझते हैं। राफेल की जो डील हुई थी वो कांग्रेस के समय में हुई थी, कांग्रेस शासित शासनकाल में हुई थी, और उसमें तय किया गया था पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा कि, या यूपीए सरकार के द्वारा, कि हम राफेल की वास्तविक कीमत, एक्सपेक्टेड कीमत तो बताएंगे, बट प्रत्येक पार्ट की अलग अलग कीमत या एक फिक्स कीमत हम चर्चा में लेकर के नहीं आएंगे। और उसके बाद जब ये डील आगे बढ़ी, समय के साथ साथ दूसरी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, और कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए अब इस मुद्दे को करप्शन के रूप में दिखाना शुरू किया कि क्योंकि बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार इसकी कीमत नहीं बता रही है, इसका तो इसमें जरूर दाल में कोई काला है। लेकिन आर्टिकल 51 सब क्लॉज 3 से भारत सरकार बंधी हुई है। आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि भारत सरकार क्यों नहीं बता रही है। तो दोस्तों, भारत सरकार इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आर्टिकल 51 सब क्लॉज सी ये कहता है कि भारत सरकार न केवल इंटरनेशनल लॉ को मानेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी, संधि बाध्यताएं होंगी, ट्रीटीज कंपल्सन्स होंगे, उनके प्रति भी आदर बढ़ाने का प्रयास करेगी, उनकी रिस्पेक्ट रखेगी। तो जब हमारी विदेश नीति का आधार ही यही है कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, कभी किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार बनेगी, लेकिन जो भारत में, भारत की पार्लियामेंट ने अगर कोई बात कह दी है, इंटरनेशनल ट्रीटी में अपनी मुहर लगा दी है, तो आने वाली सरकारें उन ट्रीटीज का सम्मान करेंगी, उनको भरसक लागू करने का प्रयास करेंगी, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसकी छवि सकारात्मक रहे और विश्व में शांति व्यवस्था बहाल रहे। उसके बाद अगली बात हम करते हैं, फोर्थ जो है 51 का, वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थतम, जो मध्यस्थ हैं, मध्यस्थतम के द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देगी। हम इसका एक उदाहरण समझते हैं। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया अक्टूबर 1947 में, तो भारत सरकार ने एक ट्रीटी की जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू कश्मीर पूरा भारत का हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया और हम कुछ एरिया पाकिस्तान के पास पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में था, और उसी समय भारत सरकार 51D का प्रयोग करते हुए भारत के प्रधानमंत्री को लगा कि क्योंकि अब बात दो राष्ट्रों की मध्य डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर के वो यूएन चले गए और वहाँ पर इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि क्या भारत सरकार का मानना है हमारी विदेश नीति का कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं वो मीडिएटर के थ्रू सॉल्व कराए जाएं। हालांकि बहुत सारे लोग आज के डेट में भारत सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हैं, और उनका यह मानना है कि तत्कालीन भारत सरकार का यह जो निर्णय है यूनाइटेड नेशन में जाने का, वो या वहाँ के यूनाइटेड नेशन में जाने का, वो गलत था, और उससे भारत को आज तक पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को अपने ही प्रांत में शामिल करने में, अपने ही देश में, अपने ही देश का हिस्सा होने के बाद में भी पाकिस्तान का अनऑथराइज कब्जा है, और उसे हमें शामिल करने में अभी और भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आर्टिकल 51 इस तरह से भारत सरकार की विदेश नीति को तय करता है। उस विदेश नीति में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। हमारी विदेश नीति का आधार है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। हमारी विदेश नीति का आधार है इंटरनेशनल लॉ को मानने का और उनकी ट्रीटीज कंपल्सन्स को मानने का। उसके साथ साथ अगर कोई विवाद है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यानी एक से अधिक राष्ट्र उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो डिस्प्यूट इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है, और उस डिस्प्यूट को फिर हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज़ हैं जो निपटारा करती हैं, उनके पास जा करके उनके डिस्प्यूट को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इन
चारों माध्यम से हम अपनी विदेश नीति को तय करते हैं। दोस्तों, मैंने आज न्यूनतम समय पर इस टॉपिक को, आर्टिकल 51 को समझाने का प्रयास किया है। मैं अपने इंस्टीट्यूट में इस टॉपिक को कम से कम 2 दिन या 4 घंटे में पढ़ाता हूं, लेकिन यूट्यूब की अपनी एक कंपल्सन है और मैं कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के आसपास ही अपना यूट्यूब का एक वीडियो रहे, जिसके माध्यम से आपको न्यूनतम समय पर अधिकतम करने का मैं प्रयास करता हूं। कोशिश करता हूं कि गागर में सागर ज्ञान का आपका रहे, टू द पॉइंट रहे, आपका समय यूट्यूब का 1 मिनट का भी नष्ट ना हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपका आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, और नेक्स्ट वीडियो तक में आर्टिकल 51A या उसको हम आगे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।